हेलो, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। आरएनए प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले आरएनए में जो चेंजेस होते हैं या केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं उनको हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग में रखते हैं। ठीक है, तो आरएनए प्रोसेसिंग को इसीलिए हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस या मॉडिफिकेशंस हैं उन्हीं को हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग के केस में स्टडी करते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, याद रखिएगा कि इस तरह के जितने भी चेंजेस होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो आपको मिलेंगे ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में मिलते हैं। बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में कोई इस तरह का इवेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी आरएनए प्रोसेसिंग का इवेंट सिर्फ कहाँ मिलेगा? यूकैरियोट्स में। बैक्टीरिया में क्यों नहीं होता? क्योंकि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता है, पहली चीज, और दूसरे वहां इस तरह के एंजाइम्स नहीं होते जो इन ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी है। तीसरा, उसके डीएनए सीक्वेंसेस हमारे डीएनए सीक्वेंसेस से डिफरेंट होते हैं जेनेटिक कॉम्पोजिशन के तौर पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग जो है हमारा वो सिर्फ कहाँ मिलेगा? यूकैरियोट्स में। तो याद रखिएगा, इट इज ओनली केस ऑफ ओनली इन यूकैरियोट्स, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होगा। तो होता क्या है? ठीक है, याद रखिए, यूकैरियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन आपका चल रहा होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन अभी कंटिन्यू है, फिनिश नहीं हुआ है, तो जैसे ही 25-30 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के बन करके बाहर आ जाते हैं, तो चूंकि डायरेक्शन क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसलिए 5 प्राइम एंड सबसे पहले बनेगा आरएनए का। तो देखिए आरएनए का 5 प्राइम एंड यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो पहला जो इसमें इवेंट होता है इस आरएनए प्रोसेसिंग में, वो होता है कि 5 प्राइम एंड पे कैपिंग करनी है। कैपिंग यानी एक कैप लगाना है प्रोटेक्शन के लिए। तो कैप किस चीज का होता है? कैप आपका एक 7 मेथिल ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड है। उस 7 मेथिल ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम एंड पे जोड़ा जाता है बाय हेल्प ऑफ ग्वानिलेट ट्रांसफरेज एज वेल एज मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम। आप ग्वानोसिन ट्रांसफरेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ग्वानोसिन या ग्वानिलेट ट्रांसफरेज एंजाइम एंड मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम, तो ये दोनों एंजाइम मिल करके 7 मेथिल ग्वानोसिन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं 5 प्राइम एंड पे। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया कैप। ठीक है, तो कैपिंग हो गई पहला। दूसरा, जो यूकैरियोट में आरएनए बनता है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने अलग अलग तरह के सीक्वेंस दिखाए हैं। जो रेड कलर से दिख रहा है वो ई यानी एक्सॉन है। ई का मतलब यहाँ क्या है? एक्सॉन। और आई का मतलब है इंट्रॉन। यही मैं बात कर रहा था कि बैक्टीरिया में इस तरह के एक्सॉन इंट्रॉन सीक्वेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे यूकैरियोटिक सिस्टम में एक्सॉन इंट्रॉन सीक्वेंसेस होते हैं। तो एक्सॉन हमारा जो होता है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस है, जबकि इंट्रॉन हमारा क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो चूंकि एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस है तो यही इंफॉर्मेशन इसी में होगा, यानी इसी में हमारे जेनेटिक कोडॉन होंगे। जेनेटिक कोडॉन्स एक्सॉन में मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्सॉन इंट्रॉन आपके मौजूद होते हैं और सिंथेसिस चल रही है। जैसे ही सिंथेसिस खत्म हो जाएगी, 3 प्राइम एंड जनरेट होगा, तो 3 प्राइम एंड जनरेट होते ही कैपिंग के बाद जो दूसरा इवेंट होगा, यानी कैप लगाने के बाद जो 7 मेथिल ग्वानोसिन का कैप हम लोग लगाए हैं। अच्छा, अगर आपसे नीट में सवाल पूछा जाए कि कैप क्या होता है केमिकली, तो कैप आपका क्या है? 7 मेथिल ग्वानोसिन। ठीक, एक ग्वानिलेट न्यूक्लियोटाइड है जिसके ऊपर 7 नाइट्रोजन पे मेथिल ग्रुप ऐड किया जाता है, तो इसलिए 7 मेथिल ग्वानोसिन जो है वो आपका कैप का काम कर रहा है। तो कैप लगा दिया। इसके बाद जब 3 प्राइम एंड जनरेट होगा तब दूसरा इवेंट होगा जिसको हम बोलते हैं टेलिंग। तो कैपिंग के बाद टेलिंग होती है। सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले कैपिंग होगी फिर टेलिंग होगी। और टेलिंग में क्या होता है? 3 प्राइम एंड पे एडिनोसिन, है ना, लाइन से जोड़े जाते हैं। तो उनको पॉलीमराइज करने के लिए जो एंजाइम होगा वो होगा पॉली ए पॉलीमरेज। इसको ऐड करने के लिए भाई नंबर ऑफ एडिनोसिन यूनिट्स ऐड करनी है, तो नंबर ऑफ एडिनोसिन यूनिट्स को ऐड करने के लिए जो एंजाइम होगा पॉली ए पॉलीमरेज, और उसके लिए नंबर ऑफ एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो इसी से ये एडिनोसिन लेकर के जोड़ता जाएगा। तो 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल जनरेट किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को, टेल को जनरेट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलिंग। और टेल में जो
एडिनोसिन की संख्या है यानी न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या है वो लगभग 200 आपकी हो सकती है, ठीक है। तो 200 न्यूक्लियोटाइड्स का बना। तो चूंकि हमारा आरएनए बन करके तैयार हो गया, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, आरएनए बन गया, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, और आप इस आरएनए को देखिए, इस आरएनए में दो तरह के सीक्वेंसेस हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन, जैसा मैंने बताया। तो एक्सॉन और इंट्रॉन दो डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस के मौजूद होने की वजह से इसको बोलते हैं एचएनआरएनए यानी हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक। तो चूंकि ट्रांसक्रिप्शन फाइनल होने के बाद, खत्म होने के बाद एचएनआरएनए हमारा पहला प्रोडक्ट मिला है ट्रांसक्रिप्शन का, है ना। तो पहला प्रोडक्ट मिला, इसीलिए एचएनआरएनए को हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या नाम देते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारा एचएनआरएनए है यूकैरियोटिक केस में, जबकि बैक्टीरिया में डायरेक्टली एमआरएनए बनता है। तो इसलिए बैक्टीरिया के केस में एमआरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा। ये बात याद रखिएगा कि बैक्टीरिया के केस में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा? एमआरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए होगा, जबकि यहाँ पे पहला प्रोडक्ट एचएनआरएनए में मिल रहा है, ठीक है, जो कि काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक। दूसरी खास बात क्या, देखिए इस एचएनआरएनए में मैंने बताया दो सीक्वेंसेस हैं, एक्सॉन इंट्रॉन। तो जाहिर सी बात है अगर इंट्रॉन हमारा नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, बेकार है, तो उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा, तो उसको चॉप करना पड़ेगा, स्प्लाइस करना पड़ेगा, कट करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो एचएनआरएनए फ्रेगमेंटेड होगा, स्प्लाइसिंग शो करेगा। तो इस वजह से, स्प्लिट होने की वजह से ही एचएनआरएनए को बोलते हैं स्प्लिट जीन। तो एक सवाल आपके नीट में ये भी पूछता है, स्प्लिट जीन किस मॉलिक्यूल को बोलते हैं? तो स्प्लिट जीन एचएनआरएनए को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्प्लाइसिंग शो करता है, ठीक है। तीसरा कि स्प्लिट जीन कहाँ मिलेगा? तो यूकैरियोट में, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो एचएनआरएनए है अब जो कि स्प्लिट जीन कहला रहा है। अब इसी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी एचएनआरएनए में स्प्लाइसिंग होगी, तब जाकर के हमारा एमआरएनए जनरेट होगा। तो स्प्लाइसिंग कैसे होगी? देखिए थर्ड स्टेप हमारा स्प्लाइसिंग का है। तो स्प्लाइसिंग के लिए एक कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। तो स्प्लाइसियोसोम में दो मेन कंपोनेंट है, एक तो हमारा एसएनआरएनए है और दूसरा इसको असिस्ट करने के लिए प्रोटीन लगे हुए हैं। तो एसएनआरएनए हमारा कैटालिटिक आरएनए है, कैटालिटिक आरएनए। और आप जानते हैं कैटालिटिक आरएनए एंजाइम की तरह काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम, राइबोजाइम। तो कैटालिटिक आरएनए यानी राइबोजाइम जो है, ठीक है, ये राइबोजाइम स्प्लाइसिंग में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जहां जहां पे जंक्शन है एक्सॉन और इंट्रॉन का, जैसे यहाँ जंक्शन है और यहाँ जंक्शन है, तो यहाँ पे स्प्लाइसियोसोम बाइंड कर लेगा, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि ये इंट्रॉन है और इसके दोनों तरफ ये एक्सॉन है, ठीक। अब दोनों जंक्शन पे स्प्लाइसियोसोम बाइंड किया, यहाँ भी, और उसके बाद ये स्प्लाइसियोसोम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो खिंचाव होगा, नतीजा दोनों आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जुड़ेंगे तो हमारा जो एक्सॉन है वो तो किनारे था, और इंट्रॉन जो है वो बीच में लूप की तरह ऐसे पुल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो लूप की तरह इंट्रॉन हमारा दिखेगा यहाँ पे, ठीक। तो एग्जैक्टली यही हर जंक्शन पे होगा। तो हर जंक्शन पे देखिए जो इंट्रॉन है वो लूप के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक। अब इस लूप को यहाँ से तोड़ करके रिमूव कर दिया जाता है और सभी एक्सॉन आपस में अटैच हो जाते हैं। तो अटैच होते हैं तब जाकर के हमारा मैच्योर एमआरएनए बनता है, सभी एक्सॉन्स को जोड़ करके। तो अब मैच्योर एमआरएनए एचएनआरएनए से स्प्लाइसिंग के बाद बना, इसीलिए एचएनआरएनए क्या होगा? प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, इसको हम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ये अगर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में चेंजेस हुए तब ना एमआरएनए बना, तो इसलिए एमआरएनए को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट, सेकेंडरी। याद रखिएगा यूकैरियोट के केस में एमआरएनए सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, जबकि बैक्टीरिया में वो प्राइमरी होता है, ठीक है। और जो इंट्रॉन हमारे निकले हैं, इंट्रॉन्स को देखिए, एक लूप है और लूप के बाद उसमें एक छोटा सा टेल नजर आ रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लैरिएट फॉर्म, लैरिएट फॉर्म। तो लैरिएट फॉर्म में इंट्रॉन बाहर निकलते हैं जो बाद में चॉप करके डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, रिसाइकिल हो जाते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आरएनए प्रोसेसिंग का इवेंट यूकैरियोट्स में होता है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले कैपिंग होगी, फिर टेलिंग होगी और फिर स्प्लाइसिंग होगा। और ये पूरा का पूरा इवेंट न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जब एमआरएनए बन जाएगा, फिर इस एमआरएनए को यूकैरियोट में न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के द्वारा ट्रांसपोर्ट
या ट्रांसलोकेट किया जाएगा साइटोप्लाज्म में, जहां पर वो आकर के फर्दर ट्रांसलेशन में मदद करेगा और प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। ओके।